स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी लोक सेवा आयोग चयन परीक्षा में चयनित नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ के ऑडिटोरियम लोक भवन में 11:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आज बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं, सुबह 11 बजे बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक। तेजस्वी सूर्या उद्घाटन करेंगे इस बैठक को। सत्र को संबोधित समापन सत्र को भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो तेजस्वी सूर्या उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और उद्घाटन में संबोधित करेंगे। इसके बाद समापन सत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं, आज बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। उद्घाटन सूर्या करेंगे, तेजस्वी सूर्या, और इसका समापन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी बीजेपी युवा मोर्चा की। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक आज होगी, जिसका संबोधन तेजस्वी सूर्या करेंगे और इसका समापन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह अहम बैठक होगी। बीजेपी युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक होगी। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है बीजेपी में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले गौतम बुद्ध नगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी जैसी बड़ी परियोजना भी जमीन पर आकर लेना शुरू कर देगी। सरकार का दावा है कि विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से की गई प्रगति की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि दिसंबर तक टेंडर हो जाए। 3 चरणों में प्रस्तावित परियोजना के लिए कंसल्टेंट नियुक्त है और डीपीआर भी पहले से ही स्वीकृत हो चुकी है। लोक भवन में आयोजित बैठक में समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि 1000 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। 90% से अधिक जमीन पर कब्जा मिल गया है और फिल्म सिटी के डीपीआर मंजूर हो चुकी है और कंसल्टेंट का चयन भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी लोक सेवा आयोग चयन परीक्षा में चयनित नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र देंगे, वितरित करेंगे और ये कार्यक्रम भी रखा गया है। ये कार्यक्रम ऑडिटोरियम में रखा गया है। 11:30 बजे से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अनूप जी, जो पटवारी नायब तहसीलदार है, पटवारी है, उनको नियुक्ति पत्र आज सीएम के द्वारा वितरित किया जाएगा। देखिए अभिषेक, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के तहत लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। अपनी भाजपा सरकार की बात करें 2017 से अब तक 4.5 लाख युवाओं से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। आज 110 नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, जिसमें से 15 नायब तहसीलदारों को लखनऊ के लोक भवन में बुलाया गया ऑडिटोरियम में। मुख्यमंत्री खुद उनको नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। बाकी के 95 नायब तहसीलदार जो हैं उनको राजस्व विभाग यानी विभाग की तरफ से उनको नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। अब ये कहा जा सकता है अभिषेक कि जिस तरीके से राजस्व को लेकर तमाम जो समस्याएं रहती हैं, जो केसेस होते हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, जो जमीन की खरीद बिक्री होती है उनके जो दाखिल खारिज है वो लंबे समय तक चलते हैं। हालांकि उसका समय सिर्फ 40 दिन का ही होता है। 40 दिन में जमीन को ट्रांसफर करके राजस्व अभिलेखों में दर्ज जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि काम इतना ज्यादा रहता है, इस वजह से पेंडिंग पड़ा रहता है। उम्मीद है ये 110 जो नायब तहसीलदार को नियुक्ति मिलेगी, अब कहीं न कहीं राजस्व में पारदर्शिता के हिसाब से या फिर जो काम का जो बोझ है
वो कहीं ना कहीं हल्का पड़ेगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जमीन से जो विवाद है वो कम पड़ेंगे। अभिषेक, लेकिन अनूप, अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, विभाग है, जहां पर लगातार नियुक्तियों की कमी है और लोग इस बात को रख रहे हैं कि नियुक्ति नहीं हो रही है। परीक्षा बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, चाहे वो पटवारियों की बात की जाए या जो भी इन विभागों से जुड़ा हुआ हो, उनके लिए सरकार क्या योजना ला रही है, उनका क्या होगा अब? देखिए, इस पर कई डिबेटें हो चुकी हैं, सरकार से कई सवाल पूछे जा सके हैं, मुख्यमंत्री से कई सवाल पूछे जा चुके हैं। उनका साफ तौर से कहना है योगी सरकार में लगातार युवाओं को रोजगार दिया गया है, करीब 4.5 लाख से ज्यादा भाजपा सरकार में, यानी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो परीक्षा में चयनित नायब तहसीलदारों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। खबर कानपुर से है। कानपुर शहर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है और सियासत भी अब तेज हो गई। सुबह कानपुर पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर सभी 20 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है। वहीं दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के बाद पुलिस लाइन के सेफ हाउस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मांग के अनुरूप मीनाक्षी गुप्ता को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी का पद देने की घोषणा की है। तो वहीं केडीए वीसी ने सहमति प्रदान कर दी। बता दें कि गुरुवार तड़के ही मनीष का अंतिम संस्कार करा दिया गया था। इन सब के अलावा मनीष गुप्ता की मौत का मामला अब इंटरनेट मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने से पहले ही पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे थे और परिवार को सांत्वना दी थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड के 72 घंटे के भीतर एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने मनीष गुप्ता को पीट कर मार डाला। उसी थाने में महज 200 मीटर दूर स्थित अब मॉडल शॉप कर्मचारी की मनगढ़ों ने पीटकर हत्या कर डाली, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं देश भर में चर्चा का विषय बने मनीष गुप्ता हत्याकांड शहर में दूसरी इस घटना से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। सरेआम हुई गुंडागर्दी से इलाके के लोग दहशत में हैं, जबकि पिटाई करने वाले आरोपितों की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना ये मिली है कि एक मॉडल शॉप है रामगढ़ ताल में, वहाँ पे पैसे को विवाद लेके एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारा पीटा है। उसको सूचना पे पुलिस तत्काल वहाँ मौके पे पहुँची है और यहाँ से उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया। वहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस इसकी छानबीन में लगी है और जो लोग यहाँ से भागे उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्वास्थ्य सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पहुँच चुकी है और वो अपने एविडेंस कलेक्ट कर रही है और हम लोग जल्द से इन सबको पकड़ के उनको इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। वहीं आज से सरकारी प्राइमरी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। 1 अक्टूबर से 30 मार्च तक स्कूल सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगा। प्रार्थना सभा और योगाभ्यास 9 से 9:15 बजे तक होगा और इंटरवल 12 बजे से 12:30 बजे के बीच होगा। वहीं आज से सभी स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर उन्हें बुजुर्गों की मदद करने, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने, उन्हें सक्रिय और व्यस्त रहने की शपथ भी दिलाई जाएगी। सरकार की तरफ से जैसे भी हमें आदेश किए जाते हैं, जो भी टाइमिंग बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। जो भी प्रोटोकॉल हैं या जो भी हमें रूल रेगुलेशन बाय रिटर्न भी आते हैं, मैसेजेस के थ्रू आ रहे होते हैं। विंटर आ जाएंगी तो फिर जैसे पहले भी हमने सर्दियों में टाइम जो है 9 o'clock या 9:30 जैसे सभी स्कूलों का होता है, उसी हिसाब से हम आजकल 9 बजे बुला रहे हैं। इसीलिए अब जो है बच्चों के टाइम जो है 9 से 12, 12:30 धीरे धीरे करके जैसे जैसे गाइडलाइन या हमें एक्सटेंड करने के लिए कहा जाएगा, हम उसी तरीके से करेंगे। राजधानी लखनऊ में 4 दिनों तक संगठन के रणनीतिकारों से मंथन के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने तय कर लिया है कि विधानसभा चुनाव में वो कैसे बिसात बिछाएंगी। प्रदेश चुनाव समिति के साथ वह स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि इस बार कोई टिकट सिफारिश पर नहीं दिया जाएगा। प्रियंका ने फार्मूला बनाया है कि स्क्रीनिंग कमेटी पर हर जोन वो जाएंगी और दावेदार की क्षमता परखेंगी, संगठन में फीडबैक लेगी और पैनल बनाती जाएंगी। पार्टी का लक्ष्य है कि नवंबर तक सभी 403 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी तय कर दिए जाएंगे। ताजमहल की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगी है। मेहताब बाग के पास बने एडीए के ताज व्यू पॉइंट से ड्रोन उड़ाया गया।
ये जगह ताजमहल की 500 मीटर की परिनिधि में आती है। यहाँ ड्रोन प्रतिबंधित है। ड्रोन उड़ाने की खबर से खलबली मच गई। ताज सुरक्षा की फोर्स मौके पर पहुंच गई। ड्रोन उड़ा रहे हैदराबाद के 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। देर रात तक उनसे पूछताछ जारी रही। वहीं पर्यटकों का कहना है कि उन्हें ये नहीं पता था कि ड्रोन प्रतिबंधित है। घटना रात करीब 9:30 बजे की है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई कि ताजमहल के पीछे ड्रोन उड़ाया गया है। राजधानी के पौष इलाके से ठेकेदार की हत्या के लिए अपहरण कर रंगदारी मांगने के आरोप में नौतनवा के निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन राय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष त्रिपाठी का तर्क था कि ये स्वाभाविक है कि कोई फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी से आकर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगेगा। बहस के दौरान यह भी कहा गया कि किसी प्रकार की रंगदारी दिए जाने का प्रयास करने के संदर्भ में पत्रावली पर कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। वहीं अदालत ने कहा है कि इस मामले में अभियोजन ने किसी घायल की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की है। बलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर खुलेआम सरकारी दवाओं की पैसे लेकर बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा कि ये वीडियो बलिया के रसड़ा स्थित सराय भारती पीएचसी का है, जिसमें पीएचसी पर तैनात फार्मासिस्ट गंगा सागर यादव को खुलेआम पैसे लेकर सरकारी दवाओं की बिक्री करते हुए देखा जा सकता है। वह वीडियो वायरल होने पर पूरा मामला उजागर होने के बाद सीएमओ ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सीएमओ का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नरनी कौन दूर बात है? तो नरनी ना न रहला, रेंगा न रहला। रेंगा से नांदी रहेली। हां तो ठीक बा, नाइटा के बाद छोड़ कर आ होगा। ये जा नहीं, वीडियो अभी हमने देखा, मामला संज्ञान में आया है। इसकी हम जांच कराएंगे और ये बिल्कुल भी गलत तरीका है और अगर दोषी निकला तो कार्रवाई भी इसकी निश्चित है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते सभी बड़े कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया था। वहीं इस साल योगी सरकार ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। सरकार ने इस साल रामलीला समितियों को खुले में रामलीला का आयोजन करने की अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ दिशा निर्देश भी हैं। आखिर दिशा निर्देश क्या है, किन चीजों का पालन करना होगा, इस खास रिपोर्ट से आप समझिए। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते सभी बड़े कार्यक्रमों को स्थगित करवा दिया गया था, जिस वजह से दशहरा में होने वाले रामलीला के आयोजन को भी रुकवा दिया गया था। लेकिन हाल ही में योगी सरकार का निर्देश जारी किया गया, जिसमें खुले मैदान में सभी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ रामलीला का आयोजन करवाने की अनुमति है। ऐसे तो लखनऊ में करीब 27 रामलीला पंडाल मुख्य रूप से सजते हैं, पर सबसे विशाल आयोजन हर साल लखनऊ के ऐशबाग में रामलीला मैदान में होता है। ऐसे में रामलीला समिति ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और इसी क्रम में विशाल मूर्तियां बनाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि रामलीला समिति द्वारा इस बार उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि रूप में नजर आएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री योगी जी की भी आने की संभावना है। 7 दिन के अंदर हम जितनी बढ़िया व्यवस्था कर सकते हैं उतनी बढ़िया व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और नई चीजें तो इसमें ये रहेंगी कि हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम और बेहतर तरीके से रामलीला का मंचन कर सकें। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे संरक्षक हैं, उप मुख्यमंत्री वो रहेंगे ही, और संभवतः योगी जी भी हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। अदालत ने आरोप तय करने और प्रार्थना पत्र पर निर्णय के लिए 8 अक्टूबर की तारीख नियत की है।
आपको बता दें कि साल 1999 में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का ओर से सेंट्रल जेल में छापे के दौरान मुख्तार अंसारी की बैरक से मोबाइल और बुलेट प्रूफ जैकेट मिली थी। अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पीठसैण का दौरा शुक्रवार यानी कि आज प्रस्तावित है। पीठसैण पेशावर कांड के नायक और स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का पैतृक गांव ये है। रक्षा मंत्री गढ़वाली की पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति कार्यक्रम में मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही यहां बने स्मारक का लोकार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों और वीर चंद्र गढ़वाली के परिजनों की भी रक्षा मंत्री सम्मानित करेंगे। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली है। पुलिस प्रशासन भी पीठसैण पहुंच गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि रक्षा मंत्री के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई है। समारोह को भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण पत्र भी दिए गए हैं। इसके साथ ही वे स्वयं गांवों में भी पहुंचे हैं। गौरव ठाकुर हमारे संवाददाता पौड़ी गढ़वाल से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। गौरव, आज राजनाथ सिंह का दौरा है गढ़वाल में, कितना अहम दौरा कह सकते हैं, क्या क्या कार्यक्रम होगी, उनके रूपरेखा बताइए। सर, गढ़वाल में जो आज राजनाथ सिंह जी का जो दौरा है वो सर पूरे आधे उत्तराखंड के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वह पीठसैण जो है, पीठसैण यहाँ की सारी राजनीति और सारी गतिविधियां पीठसैण से ही स्टार्ट होती है। और जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी का आज मूर्ति का अनावरण और आज वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी के वजह से उसमें पूरे उत्तराखंड में मैराथन दौड़ भी की गई है और वहाँ मुख्यमंत्री जी और राजनाथ सिंह जी का आना बहुत ही अहम है। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस.एल. कलेर के इकलौते बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव जाखन स्थित एक होटल के कमरे में मिला। युवक ने बुधवार शाम को ही होटल में चेक इन किया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चल सकेगा। वहीं एस कलेर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। कलेर का बेटा सिकंदर भी इस काम में हाथ बटाता था। अक्सर देहरादून से पेमेंट लेने के लिए सिकंदर ही आता था। इस बार भी करीब 15 दिन पहले सिकंदर देहरादून आया था। इससे पहले वह विभिन्न होटलों में रुका हुआ था। नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार ने चारधाम यात्रा के तीर्थयात्रियों की निर्धारित संख्या बढ़ाने के लिए हलफनामे के साथ प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया है। इस मामले को सरकार की ओर से शुक्रवार या सोमवार को कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। पूर्व में हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दिया था। साथ ही केदारनाथ धाम में रोजाना 800 लोग, बद्रीनाथ धाम में 1000 लोग, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी थी। बृहस्पतिवार को सरकार की ओर से इस आशय का हलफनामा दाखिल कर दिया गया। सरकार के अनुसार चारों धामों में एसओपी की पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा। बेहद कम तीर्थयात्री दर्शन के लिए चार धाम पहुंच रहे हैं, यह भी बात हाईकोर्ट में सरकार के द्वारा कही गई है। बिना ई पास के केदारनाथ धाम जाने की मांग को लेकर श्रद्धालुओं ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर कुंड में धरना दिया। उन्होंने कहा कि बाबा के दर्शनों की चाह लेकर यहां पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस द्वारा उन्हें ई पास न होने के चलते रोका जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार और देवस्थान बोर्ड से ई पास व्यवस्था को खत्म कर यात्रा को प्रतिबंधन से मुक्त करने की मांग की है। वहीं डीएम का कहना है कि आगामी 15 अक्टूबर तक देवस्थान बोर्ड के ई पास पोर्टल पर बुकिंग फुल है, इसीलिए इस दौरान जो भी केदारनाथ आने की सोच रहे हैं फिलहाल रुक जाएं। बृहस्पतिवार को बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए सैकड़ों यात्री गौरीकुंड हाईवे के रास्ते जैसे ही कुंड पहुंचे तो पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें रोक दिया। पूछताछ के दौरान पाया गया कि एक भी मरीज के पास ई पास नहीं था, जिस पर पुलिस ने उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस से हुई मारपीट के बाद मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश की पुलिस की वर्दी का दागदार होने का सवाल खड़ा हो गया। मनीष की पत्नी मीनाक्षी लगातार पुलिस पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया है और उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में वर्दी दागदार है? इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है।
प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है और खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। ये दर्द है उस पत्नी का जिसने अपने पति को खो दिया है। ये दर्द है उस औरत का जिसकी जिंदगी वीरान हो गई है। दर्द आंसू बनकर निकल रही हैं। बच्चे के सिर से पिता का साया उठ चुका है। इन आंसुओं के दर्द की वजह बनी है उत्तर प्रदेश पुलिस। वही पुलिस जिसके होने से सुरक्षा का भरोसा दिया जाता है। वही पुलिस जिससे कोई वंचित न्याय की गुहार लगाता है। वही पुलिस जिसकी मौजूदगी ही सुरक्षा की तस्दीक होती है। वही पुलिस जिसमें किसी मजबूर को मजबूती दिखाई देती है। लेकिन इस बार यही पुलिस इस औरत की सुहाग उजड़ने की, बहते आंसुओं की, चीखने चिल्लाने की वजह बनी है। पुलिस गोरखपुर के कृष्णा होटल में रात के वक्त चेकिंग के लिए पहुंचती थी। कमरा नंबर 512 में मनीष अपने दो दोस्तों के साथ रुके थे, सो रहे थे। ये तस्वीर इसी कमरे की है, शायद सोने से पहले की। इस दौरान पुलिस चेकिंग के लिए पहुंचती है। चेकिंग के समय मनीष की पुलिस वालों से बहस होती है। लेकिन उस रात किसे पता होगा कि चेकिंग के नाम पर सोते से उठाकर पुलिस मनीष को मार देगी। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता का आरोप है कि गोरखपुर के एक होटल में चेकिंग के दौरान ही पुलिस कर्मियों ने मनीष की पिटाई की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अभी ये आरोप सच होते दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि मनीष गुप्ता की मौत बर्बरता से की गई पिटाई ही सबसे बड़ा कारण है। जिस पुलिस पर मनीष गुप्ता को मार देने का आरोप है, उसी पुलिस की सुरक्षा में मनीष गुप्ता की लाश कानपुर उनके घर लाई गई। घर के बाहर कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात की गई, जबकि इसी पुलिस के 6 लोगों पर मनीष गुप्ता को मार देने का इल्जाम है। जिस पुलिस पर हत्या का इल्जाम है, वही पुलिस सुरक्षा के इंतजाम में लगाई जाती है। वर्दी की निरंतरता देखिए, हत्या और सुरक्षा दोनों में समान है। क्या ये भयावह नहीं कि जिस पुलिस ने मनीष गुप्ता को मार दिया, वही पुलिस यहाँ उनके दरवाजे पर खड़ी है? क्या ऐसे में आप सुरक्षित महसूस कर सकेंगे? क्या आपका दुख कम हो पाएगा? ये भी तो यही पूछना चाहती होगी। मनीष की पत्नी को कैसे यकीन हो सकता है कि उनका पति गोरखपुर गया, बिना किसी अपराध के पुलिस के हाथों मार दिया गया? ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र की पुलिस आदर्श नहीं है, तो फिर कहाँ की होगी? क्या पुलिस को इस तरह की छूट मिलनी चाहिए? क्या उनके भीतर पावर का इतना नशा होना चाहिए कि कोई नागरिक जरा सा सवाल कर ले तो मारते मारते उसे मार ही दिया जाए? क्या ये पहली घटना है? क्या ये अंतिम घटना है? मीनाक्षी गुप्ता के इन सवालों के जवाब कौन देगा? क्या इन सवालों के जवाब भी हैं? जनता टीवी न्यूज रूम से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी।